10 जुलाई 2016। दो आदमी ताइवान के एक शहर टाइपेई में एक एटीएम के दरवाजे से अंदर जाते हैं। उनमें से एक दरवाजे पर और दूसरा एटीएम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो ना तो कार्ड से पैसे निकालता है और ना ही मशीन से कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। वो बस इंतजार करता है और फिर कुछ देर बाद अचानक से एटीएम मशीन अपने आप नोट बाहर फेंकना शुरू करती है। उसे बस पैसे इकट्ठे करने होते हैं और जैसे ही एक अजनबी इनके पास आता है, दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं और उसे बस जमीन पर पड़े नोट मिलते हैं। ठीक उसी वक्त टाइपेई के दूसरे इलाकों में 20 और लोग यही कर रहे होते हैं, एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकालना। ये सब एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा था जो 2 सालों तक चला और जिसने पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को हिला कर रख दिया। 100 से ज्यादा बैंकों को 30 से अधिक देशों में निशाना बनाया गया और लगभग $1 बिलियन की चोरी हुई। ये इतिहास की सबसे बड़ी बैंक हैकिंग में से एक थी और इसके पीछे था एक हैकर ग्रुप, कार्बनैक, जिसको लीड करता था एक सीक्रेट मास्टरमाइंड। लेकिन ताइपे में उस एक रात उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 8 अप्रैल 2014 की एक सुबह बैंक का एक एम्प्लॉय जिसका नाम पब्लिक नहीं किया गया, उसे एक ईमेल रिसीव होता है। ईमेल में एक वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच होता है जिसका नाम कॉम्प्लेक्स विद फेडरल लॉ था। उसे लगा कि ये जरूरी हो सकता है, इसलिए उसने इसे खोला और पढ़ने के बाद बंद कर दिया और अपने दिन के बाकी कामों में लग गया। उसे नहीं पता कि अभी उसके कंप्यूटर में एक बैकडोर फाइल इंस्टॉल हो गया है। कुछ महीनों बाद वह एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठा होता है जहां उसका बॉस बहुत परेशान होता है। वह कहता है कि कुछ एटीएम मशीनें अपने आप पैसे निकाल रही हैं। बैंक को शक है कि यह कोई साइबर अटैक है। बैंक साइबर सिक्योरिटी कंपनी को बुलाता है। योर थंडर नाम का एक एक्सपर्ट एटीएम मशीनों की हार्ड डिस्क चेक करता है, लेकिन उसे कोई वायरस नहीं मिलता। और फिर कुछ महीने बाद साइबर ऑफिसर को रात 3 बजे फिर एक कॉल आता है। फोन पर रूस के एक बड़े बैंक का मैनेजर होता है। वो इसे फोन पर कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि उसको लग रहा था कि उनके फोन भी ट्रेस किए जा रहे हैं। जब वो बैंक पहुंचा तो मैनेजर ने उसे बताया कि उनका डोमेन सिस्टम हैक हो गया है। इसके हैक होने का सीधा मतलब है कि हैकर पूरे बैंक को कंट्रोल कर रहा है और वह डेटा को चाइना भी भेज रहा है। फिर वह सोचते हैं कि क्या ये हो सकता है कि हैकर अभी भी उन्हें देख रहा हो। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं और उसमें रशियन में हेलो लिखते हैं और कुछ मिनट इंतजार करते हैं, पर कुछ नहीं होता। फिर अचानक कर्सर हिलता है और हैकर भी हेलो लिखता है और कहता है कि तुम हमें पकड़ नहीं सकते। फिर मैनेजर कहता है कि हम तुम्हें पकड़ेंगे, पर हैकर सामने से कहता है कि नहीं, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। इसके बाद उन्हें वो मालवेयर मिल जाता है जिसका नाम अनैक होता है, इसलिए इस ग्रुप को कार्बनैक कहते हैं। फिर उन्हें पता चल गया कि डोमेन सिस्टम हैक कैसे हुआ था। 8 अप्रैल को जब एक कंप्यूटर जिसमें वह मालवेयर डाउनलोड हुआ था, जिससे हैकर के पास उस कंप्यूटर का पूरा एक्सेस चला गया था। फिर उसने उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को स्लो कर दिया था, जिसे ठीक करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट को बुलाया गया। और उसने जैसे ही अपना एडमिन पासवर्ड डाला तो हैकर को पासवर्ड पता चल गया, जिसे वह डोमेन सिस्टम में डालकर उसका एक्सेस ले लेता है। लेकिन हैकर ने उसी समय पैसे नहीं निकाले। उन्होंने महीनों तक चुपचाप देखा कि बैंक में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, कैसे एटीएम काम करता है। और कुछ समय बाद वे बैंक की पूरी प्रक्रिया समझ चुके थे, ताकि जब वह खुद ट्रांजैक्शन करें तो सब कुछ असली लगे। और सब ठीक से समझने के बाद उन्होंने 3 तरीकों से पैसा निकालना शुरू किया। पहला है बैलेंस मैनिपुलेशन। वो बैंक के सेल्फ अकाउंट के बैलेंस कुछ समय के लिए बढ़ाते और फिर उसे अपने फेक अकाउंट में ट्रांसफर करते। दूसरा है एटीएम कैश आउट। इसमें ये लोग एटीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे और वहां जाकर बिना कार्ड के पैसा निकालते। तीसरा, डेटाबेस मॉडिफिकेशन। इसमें ये बैंक के डेटाबेस में ही बदलाव कर देते थे, जिससे पैसा ज्यादा दिखे और वो पैसा निकाल लें। और जब तक बैंक को इसके बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। 2015 की शुरुआत तक ये लगभग 30 देशों को लूट चुके थे। इसमें ज्यादातर बैंक रूस, अमेरिका और चाइना के थे। 2 सालों में उन्होंने करीब $1 बिलियन चुरा लिए। उनको पकड़ना नामुमकिन लग रहा था तब तक जब तक कोई गलती नहीं करता। The first bank reported that over 70 million NT dollars was withdrawn illegally. The withdrawals were made in both Taipei and Taichung across 34 ATMs and 20. कार्बनैक ने टाइपेई में फर्स्ट बैंक को टारगेट किया था, लेकिन ताइवान की पुलिस बहुत तेज निकली।
बहुत तेज मतलब बहुत ही तेज। 我们从被盗领的 ATM 的影像先去调。 At least 500 police officers checking the CCTVs. We track all the footage from the ATMs and back to the hotels of all the suspects. 这一个车手的一个身份，陆陆续续，接下来3-4天的时间，全部把22位的一个身份 22 लोग जिनमें ज्यादातर रसियन और वेस्टर्न यूरोप से थे उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया। 19 लोग भागने में कामयाब हो गए, लेकिन 3 लोग पैसों के साथ ताइवान में ही रह गए। उनके चेहरे मीडिया में हर जगह फैल गए। बचने के लिए उन्हें पैसे छुपाने थे। उनमें से एक 2 स्पोर्ट्स बैग में पैसे भरकर एक पार्क में छुपा देता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और उन स्पोर्ट्स बैग्स तक ले जाती है। लेकिन वहां सिर्फ एक बैग होता है। दूसरा बैग एक बुजुर्ग आदमी को मिला था जो उसे अपने घर ले जाता है। पुलिस दोनों बैग्स जब्त करती है और बाकियों की तलाश में लग जाती है। एक और आदमी जो पैसों को 2 सूटकेस में भरता है और उन्हें टाइपे सेंट्रल स्टेशन के लॉकर्स में छुपा देता है। कुछ समय बाद ईस्टर्न यूरोप के 2 और आदमी ताइवान पहुंचते हैं। वो सूटकेस लेते हैं और एक होटल में जाते हैं और कुछ समय बाद पुलिस उन्हें घेर लेती है और उन्हें उनके रूम में ले जाती है। कमरे में पुलिस को लगभग $1.5 मिलियन के बैंक नोट्स मिलते हैं। ताइवान की पुलिस ने 90% से ज्यादा चोरी किया गया पैसा रिकवर कर लिया। पकड़े गए तीनों लोगों को करीब 4 साल जेल की सजा हुई, लेकिन ये लोग लो लेवल ऑपरेटिव्स थे। इनमें से एक के मोबाइल फोन में दुनिया की कई करेंसी के नोटों की तस्वीरें मिली, साथ ही एक संदिग्ध शख्स का मेल जिसे माना जाता है कि वो ही कार्बानैक ग्रुप का मास्टरमाइंड है। इसके बाद FBI और साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ साथ कई देशों की सरकारें उसे ढूंढने में जुट गईं और उन्हें एक आदमी के बारे में पता चला। 6 मार्च 2018। ये है डेनिस, एक यूक्रेनियन हैकर जो अब स्पेन में अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता है। डेनिस एक बहुत ही प्राइवेट इंसान है जो ज्यादा बाहर नहीं निकलता। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकरों में से एक है। ये ज्यादातर खर्च बिटकॉइन में करता है ताकि उसे कोई ट्रेस न कर सके। 2018 में उसके पास करीब 15,000 बिटकॉइंस थे, जिसकी उस समय की वैल्यू करीब $162 मिलियन थी। आज की तारीख में वो $1 बिलियन से भी ज्यादा होते, लेकिन वो बिटकॉइन से सब कुछ नहीं खरीद सकता, जैसे गाड़ी, बंगला और ज्वेलरी। इन सब के लिए कैश चाहिए होता है, और जब इसने बिटकॉइन को कैश में बदलकर खरीदारी की तो वहीं से पुलिस को उसका सुराग मिल गया और पुलिस डेनिस के घर पहुंच गई। हैरानी की बात यह थी कि उस समय भी वह एक मालवेयर बनाने के लिए कोडिंग कर रहा था। पुलिस ने उसका लैपटॉप जब्त कर लिया और फोरेंसिक टीम ने तुरंत सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए। अथॉरिटीज ने उसके घर से 2 BMW कारें, करीब $500,000 की ज्वेलरी और उसके सारे बिटकॉइन जब्त कर दिए। लेकिन फिर भी जो $1 बिलियन की चोरी हुई थी, उसका बड़ा हिस्सा आज तक गायब है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डेनिस ही था कार्बानैक ग्रुप का मास्टरमाइंड, लेकिन उसने अकेले काम नहीं किया। We think there was quite a big team, at least between 10 and 30 people all together that was able to pull this scheme off. You can find the same piece of code being used by different groups, and it's very hard as a security researcher to know the difference which group is using what code, because the code is very similar. It's very hard to arrest a piece of code. ये लोग सबसे पहले डार्क वेब पर मिले थे। इनमें से ज्यादातर एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। 2018 के आखिर में 3 और यूक्रेनियन हैकर पकड़े गए जो कार्बानैक से जुड़े थे। कुछ लोगों का यह मानना है कि रशियन गवर्नमेंट इन साइबर क्रिमिनल्स को जानबूझकर छूट देती है ताकि वो ईस्टर्न देशों में अस्थिरता फैला सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना न भूले।